तो देखो हम लोग क्या है, हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड है 550 से लेके 750 तक, यानी कि 6 सेंचुरी के टाइम पीरियड का है। जैसे ही गुप्त का पतन हुआ ना, कल जो गुप्त साम्राज्य पढ़ाए थे, तो उसके बाद उत्तर भारत में ये सारा राजा आ गया और दक्षिण भारत में ये सारा राजा आ गया। उत्तर भारत में आया बल्बी के मैत्रक, बल्बी मतलब जो गुजरात में है, कन्नौज का मौखरी वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, मगध का परवर्ती गुप्त, बंगाल में चांद्र वंश, गौर वंश, मालवा का वर्मन वंश, असम का वर्धन, असम में भी वो वर्मन वंश था। और दक्षिण भारत में आ गया चालुक्य वंश, पांड्य वंश, पल्लव वंश। ठीक है, ठीक है, ये सब आया। इसी में से जो सबसे आगे निकल गया, अभी जितना पढ़ा है, इसी में से जो सबसे शक्तिशाली निकल गया वो था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। कौन? थानेश्वर का। इसी पुष्यभूति वंश में से पैदा लेगा हर्षवर्धन। ठीक है, और ये उत्तर भारत पे पूरा कब्जा कर लेगा। ये जो पूरा भारत है ना, उत्तर भारत, उस पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, कैसे कैसे कब्जा करेगा धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, कल जो गुप्त पढ़ा रहे थे तो वो क्यों पतन हो गया, वो समाप्त क्यों हो गया? तो गुप्तों का पतन कब हुआ? तो देखो स्कंद गुप्त पढ़ाए थे, उसके बाद होने लगा 467 से लेके 550 तक के आसपास इसको, ये जो वंश है समाप्त होने लगा। पहला क्यों हम बताए थे कल, हुन लोग आक्रमण किया था गुप्त पे। हुन शासक था एक तोरमन, एक था मिहिर कुल। ये हुन लोग कौन है? तो मध्य एशिया का ये जनजाति लोग था। ठीक है ना, ये सबसे पहला आक्रमण स्कंद गुप्त के समय किया। कल वाले जो स्कंद गुप्त शासक था उसके समय किया, लेकिन वो असफल हो गया। ठीक है ना, असफल हो गया, मतलब जो स्कंद गुप्त है वो हरा दिया। किसको? उनको। ठीक है ना, तोरमान। उसके बाद फिर आया आक्रमण हुआ, तो तोरमान एक था, वो भारत में सफल आक्रमण किया। कौन? तोरमान, हुन शासक था। यही भारत में हुन शक्ति का स्थापना किया। और भारत में जो विदेशी लोग था ये कब्जा कर लिया कहाँ पे? गंधार में, पंजाब में, कश्मीर में, यूपी में। तोरपान जो था वो पहले विष्णु जी का उपासक था, लेकिन बाद में वो जैन ग्रंथ के अनुसार पता चलता है, कुव्य मालिया एक जैन ग्रंथ है, कुव्यलय मालिया जैन ग्रंथ है, उससे पता चलता है कि ये जैन धर्म अपना लिया। बताएंगे अभी सब चीज़, पहले सुनते जाओ। फिर उसके बाद जो है हुन आक्रमण में एक बार हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त तो हरा ही दिया था, तोरमन सफल आक्रमण कर दिया था, वो जैनी था। एक मिहिर कुल था, ये भी बहुत बड़ा शासक है, बाहर से आक्रमण करके यहीं पे बस गया था। ये बौद्ध धर्म का क्या था? बौद्ध धर्म को मानता था, ये शैव उपासक भी था। नहीं, बौद्ध धर्म से ये चिढ़ता था मिहिर कुल, और शिव जी का पूजा करता था। विदेशी था ये। इसका राजधानी था सियालकोट। ठीक है ना, लेकिन ये भी यशोवर्मन के द्वारा पराजित हो गया। कौन? मिहिर कुल। अच्छा, हुन आक्रमण जो कि इसका प्रभाव क्या पड़ा? एक तो गुप्त लोग का पतन हो गया, बौद्ध धर्म भी खत्म हो गया भारत से, भारतीय धर्म को अपनाया ये लोग, विवाह करके राजपूत का अंग बन गया, गुप्तों का पतन हो गया। ठीक है, गुप्तों के पतन का एक और कारण था, केवल हुन आक्रमण ही नहीं, विदेशी लोग आक्रमण कर दिया वही नहीं, और भी कारण था। जो गुप्त लोग हैं वो शाही अधिकार दे दिए। पहले क्या होता था कि सिर्फ जो भूमि लैंड दे रहे हैं तो केवल भूमि का अधिकार दिया था, मौर्यों के समय सो की सब। अब जो भूमि के साथ साथ नमक खनन का अधिकार प्लस न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया। ब्राह्मण को भूमि तो दे ही रहा है, कुलीन वर्ग को भी भूमि दिया, मंदिर को, शाही अधिकारी को भी, लेकिन इसके साथ नमक खनन और न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया, जिस कारण ये जो साम्राज्य गुप्त साम्राज्य और कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब हम इतना कहानी बके, अब हम तुमको बताएं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे और भी, कि यहाँ पे और भी गेट खोल दो। सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से थे? जो हर्षवर्धन है बताओ किस वंश से थे? अभी हम बताए हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, मौखरी वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश, वर्मन वंश, वर्धन वंश। बहुत बढ़िया, पुष्यभूति वंश से थे हर्षवर्धन, इसी को वर्धन वंश भी बोलते हैं, तो दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, एक था बंगाल का गौर शासक। कौन था? बंगाल का गौर शासक। यहाँ पे था शशांक, ये बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन था।
ये हर एक कांड जिसका है वो उसका एक दोस्त था देवगुप्त। देवगुप्त और शशांक हमेशा मिला पड़ा था। ये दोनों जाके मौखरी पे आक्रमण कर दिया। मौखरी में कौन था? तो मौखरी में हर्षवर्धन का जीजा रहता था जिसका नाम था ग्रीवर्मन। हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उससे शादी हुआ था। ग्रीवर्मन को ये लोग दोनों मिलके हरा दिया और उसके राजश्री को, उसकी बहन को जंगल में बंदी बना लिया। अब बाद में ग्रीवर्मन को दोनों को मिलके मार भी दिया था। ठीक है ना, शशांक और देवगुप्त मिलके। ठीक है ना, शशांक और सेना उना रखता होगा। हाँ रखता है। तो देवगुप्त मिलके मार दिया, बिना सेने के हो जाएगा कोई काम। फिर आर्य श्री मंजू श्री कल्प में एक बुद्ध ग्रंथ है, आर्य श्री मंजू श्री कल्प। उसमें जो शशांक को बोला गया है कि बुद्ध का ये नरसंहारक है। फिर से ये अशोक की एक बेटी भी थी चारुदत्त, वो भी शशांक से मिली भी थी। अशोक बहुत शादी किया था तो वो चाहती थी कि बौद्ध धर्म का नाश हो। ठीक है ना। फिर से ये ग्रीवर्मन जो जीजा था उसको तो मार ही दिया ये लोग। ये फिर से उसकी बहन को बंदी बना लिया और खुद एक और भी आदमी इसमें एंट्री होता है। ये जो हर्षवर्धन है ना, उसका भाई है राजवर्धन। उसका भाई कौन है? राजवर्धन। तो राजवर्धन उसका अपना भाई हर्षवर्धन का। जीजा को बंदी बना लिया, बहन को बंदी बना लिया, जीजा को मार दिया, बहन को बंदी बना लिया। और राजवर्धन जो अशोक का, ये हर्षवर्धन का भाई, उसको भी मार दिया ये लोग। ठीक है ना, शशांक इसको भी मार दिया। तो फिर क्या किया हर्ष? क्या किया हर्ष? अब अकेला पड़ गया। तो हर्ष है ना, असम का है वो शासक था। कौन? असम का भास्कर बर्मन। असम का एक शासक था। कौन? भास्कर बर्मन। उसके सहायता से शशांक को एकदम पूरा लताड़ दिया, शशांक को मार दिया फिर हर्षवर्धन। ठीक है ना। और इस सब बात का वर्णन किसमें मिलता है? आर्य श्री मंजूश्री कल्प में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैत्रक वंश को अब बताए थे कि बहुत सारा वंश था। मैत्रक वंश कहाँ पे था? गुजरात के वल्लभी में था। ये मैत्रक वंश में वो बहुत सारा रहा था। भट्टारक, ध्रुवसेन, गुणसेन, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवधरसेन फोर्थ, शिलादित्य फर्स्ट, ये सब था। देखो लेकिन इसमें ये पूछता है सवाल कि गुजरात में कौन था? तो मैत्रक वंश था। इसमें एक ध्रुवसेन द्वितीय था। जब हर्षवर्धन गुजरात की ओर आक्रमण करता है ना, इसका लड़ाई हो जाता है ध्रुवसेन द्वितीय से। किससे लड़ाई होता है? ध्रुवसेन द्वितीय से। लेकिन हर्षवर्धन का ये क्या करता है? हर्षवर्धन इसको अपना दामाद बना लेता है। मतलब अपनी बेटी का ब्याह करके इसको दामाद बना लिया, तो इससे दोस्ती हो गया, तो इससे लड़ाई रुक गया था। ठीक है ना। और ये जो मैत्रक वंश है गुप्त काल में शासन करने वाला, गुप्तोत्तर काल में मतलब बाद में शासन करने वाला सबसे बड़ा वंश था। ये ईरान से ही लोग आया हुआ था। वल्लभी एक विश्वविद्यालय, जैसे कल कौन विश्वविद्यालय बताए थे? नालंदा, जहाँ पे हम पढ़े थे। एक वल्लभी विश्वविद्यालय है गुजरात में, ये बहुत बड़ा है प्राचीन समय का। वो इसिंग इसका जिक्र करता है। यहाँ का आचार्य था गुणमती और स्थिरमती। वल्लभी का विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था? मतलब प्रिंसिपल गुणमती और स्थिरमती। वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में कौन बताता है? हेनसांग। हेनसांग नालंदा के बारे में बताता है। वल्लभी के बारे में एच सिंह। एच सिंह भी एक चाइनीज यात्री है जो बाहर से आया था, वो बताता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो यही हम बात बोले थे कि वल्लभी के साथ क्या कर लिया था? दोस्ती कर लिया। वल्लभी से लड़ाई किया नहीं, अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। भी फिर से बताएंगे। फिर से यहाँ पर है, किस वंश के समय वल्लभी शिक्षा, साहित्य, कला और व्यापार का, वाणिज्य का काल था? वल्लभी किसके समय एकदम उदय हुआ था? वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के मैत्रक वंश, मैत्रक वंश के समय। वल्लभी का प्रिंसिपल का नाम स्थिरमती, गुणमती। वल्लभी का जिक्र कौन करता है? चाइनीज यात्री एच सिंह। बहुत बढ़िया। कौन करता है? कौन करता है? एच सिंह। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं असली में हर्षवर्धन के बारे में। फिर से, हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? पुष्यभूति वंश का। कहाँ का? पुष्यभूति वंश। कहाँ पे है? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। वहाँ का राजा था थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का। इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। कौन संस्थापक था? पुष्यभूति। मतलब हर्षवर्धन के दादाजी का नाम था। ये हुन और गुज्जर के विरुद्ध लड़ाई किए थे। हुन को भगाया तब ना ये आए। हुन किसको भगाया था? गुप्त को। हुन को भगाया कौन? ये लोग।
फिर ये मालवा गुजरात पर भी अपना अधिकार कर लिए थे। कौन? पुष्यभूति। मालवा और गुजरात पर भी। उसके बाद उसके पिता है प्रभाकर वर्धन। उसके बाद उसके पिता है प्रभाकर वर्धन। फिर उसके बाद उसका भाई आएगा, बड़ा भाई राजवर्धन। इसी का हत्या कौन कर देता है? देवदूत और शशांक। शशांक बंगाल का शासक था, बहुत हरामी। अब उसके बाद फिर कौन आता है? हर्षवर्धन। इसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। इसके बाद जो भी राजा बनेगा वो मुस्लिम बनेगा। ठीक है, तो इसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। कितना साल की उम्र में राजा बना था? तो 16 साल की उम्र में। कब बना था? 16 बरस की बाली उम्र को सला। 16 साल में। कब से कब तक बना था? तो 606 से देखे 647 ईस्वी तक। 606 से देखे 647 हाँ, ईस्वी। एक टाइम पीरियड याद रखें इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल कितना साल तक शासन किया? 41 साल तक। कितना साल तक? 41 साल तक। ठीक है। फिर इसकी बहन कौन थी? राजश्री, जिसकी बहन का विवाह किससे हुआ था? गिरिवर्मन से। गिरिवर्मन कहाँ का राजा था? तो कन्नौज के मौखरी वंश का। तो देखो अभी तक ये हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का है, थानेश्वर में राजा है, लेकिन अभी यहाँ पे शासन करना ही छोड़ देगा। ये कहाँ चला जाएगा अब? कन्नौज। अपनी बहन के साथ मिलके कन्नौज में अब शासन करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तुम लोग को? ये हरियाणा से कन्नौज चला गया। उसके बाद जो है कन्नौज कहाँ है? यूपी के आसपास वाला इलाका में। अब फिर से यहाँ पे हर्षवर्धन को जानने का स्रोत क्या क्या है, कैसे हम लोग आज हर्षवर्धन के बारे में जान रहे हैं? तो देखो, एक तो खुद ये नाटक लिखा है, हर्षवर्धन खुद एक नाटक लिखा है, नागानंद। वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज था, नागानंद। ठीक है ना। इस जमुती वाहन माल्यवंती, और एक दो नाटक और लिखा है। एक लिखा है प्रियदर्शिका, एक लिखा है रत्नावली। जो प्रियदर्शिका नाटक लिखा है ना, इसमें जो है एक प्रेम कथा लिखा है। एक प्रियदर्शिका उदयन नाम का एक राजा था उसके ऊपर, और रत्नावली में उदयन और सागरिका, उदयन और सागरिका के बारे में लिखा है। मतलब दोनों में उदयन का प्रेम कथा लिखा है। ठीक है। तो उसके बाद विदेशी विवरण से भी पता चलता है। हेनसंग जो आया था, कल पढ़ा रहे थे, चाइनीज यात्री, वो भी लिखा है हर्षवर्धन के बारे में, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। हेनसंग हर्षवर्धन के समय में ही आया था, जैसे फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कल एक अभिलेख है बांसखेड़ा अभिलेख, मधुबन अभिलेख, रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख। रवि कीर्ति है ना, एक अभिलेख लिखता है, पत्थर खुदवाता है। उसमें हर्षवर्धन एक बार हार गया था ना, उसी का कहानी लिखता है, तो इससे भी पता चलता है। ये जैन कवि था। ठीक है ना। और ये जैन कवि था। रवि कीर्ति कौन था? जैन कवि था। और ये चालुक्य शासक है ना, चालुक्य शासक एक थे, उसके दरबार में रहता था ये। पुलकेशिन द्वितीय को ये सत्याश्रय बोला। एक बार लड़ाई हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच। हर्षवर्धन इसमें हार गया था, अभी बताएंगे कहानी। फिर है मौकरी वंश। मौकरी वंश कौन है बताता? इसके जीजा वाला। मौकरी वंश कौन है? इसका जीजा। तो जीजा वाला। ये लोग शिव धर्म का उपासक था। मौकरी वंश का संस्थापक कौन था? हरिवर्मा। कौन था? उसके बाद राजा बना ईशान वर्मा। उसके बाद उसका जीजा और राजा बना था गिरिवर्मन, लेकिन गिरिवर्मन को तो मार ही दिया। तो फिर कन्नौज में अब किसके कौन शासन करेगा? अपनी बहन के साथ मिलके हर्षवर्धन करेगा। हरिवर्मा, ईशान वर्मा, गिरिवर्मा। ठीक है। तो मौकरी का पूरा कहानी पता चल गया। पूरा कहानी पता चल ही गया मौकरी के बारे में। ये जो इसकी बहन जब चल गई थी ना विंध्याचल के जंगल में, हर्षवर्धन की बहन, तो इसको एक बौद्ध भिक्षु पहले हर्षवर्धन शिव जी का पुजारी था, लेकिन फिर बौद्ध धर्म का पुजारी बन गया। अपनी जंगल में बहन को चिल्ला रहा था, तुम कहाँ हो कहाँ हो? तो उसको एक बौद्ध भिक्षु मिला, बोला कि चलो हम बता सकते हैं तुम्हारी बहन कहाँ है। उसके पास शक्ति था कुछ ऐसा, दिवाकर मित्र। तो फिर उसका खोज लिया बहन को, उसका फैन हो गया, जबड़ा फैन हो गया। फिर विदेशी यात्री तो बताए, हेनसंग तो बताता ही हर्षवर्धन के बारे में। फाहियान बताता है क्या? फाहियान तो कल ना बता रहा था। इत सिंह भी खूब चर्चा कर रहा है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन सिक्का भी चलाया था, कहाँ कहाँ से मिला? नालंदा से, बेतौरा से, सोनीपत से।
हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले, जैसे कल चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न बताए थे, कालिदास था, शंकु था, वरुचि था, अमर सिंह था, नहीं बता, बैताल भट्ट था। ऐसे ही हर्षवर्धन के दरबार में भी बहुत सारे लोग रहते थे। एक तो इसका खुद का अपना पर्सनल आदमी था। समुद्रगुप्त के दरबार में कल कौन था? हरिसेन, जो इसका कहानी लिखा था, याद है। इसी तरीके से इसका भी लिखता है बाण भट्ट। बाण भट्ट इसका है दरबारी कवि, वो 2 बुक लिखता है। एक तो हर्ष चरित्र, इसमें हर्ष का एकदम पूरा प्रशंसा किया हुआ है। एक कदाम्बरी नाम का बुक लिखता है, हर्ष चरित्र और कदाम्बरी नाम का बुक। एक तो हेनसंग खुद रहता ही है। एक मयूर नाम का आदमी रहता है, वो 2 बुक लिखता है, मयूर शतक, सूर्य शतक। एक जयसेन नाम का भी आदमी रहता है, इंपॉर्टेंट, जयसेन नाम का भी रहता है। जयसेन से हर्ष इतना प्रभावित हो जाता है ना कि इसकी जय जय कर देता है। मतलब इसको 80 वो गाँव देता है दान में, लेकिन ये दान लेने से अस्वीकार कर देता है। कहता है मालिक मुझे माफ़ कीजिए, मैं उतना भी भिखारी नहीं हूँ, क्षुद्र नहीं हूँ। तुम लोग 80 वो गाँव ले लेता जयसेन की जगह रहता था। और उससे जो कमाई होता अपना लैम्बोर्गिनी चलाता है। फिर एक कलहन है, जिस कलहन का राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, तो इसमें हर्षवर्धन का भी इतिहास मिलता है। अभी एक बुक बताए थे, आर्य श्री मंजू श्री कल्प। इसी में जानकारी मिलता है कि जो हर्षा है वह शशांक को हरा दिया था। बौद्धिस्ट ग्रंथ है ये। इस बुक को राहुल सत्यान 1934 में प्रकाशित भी करता है। हर्ष के, अच्छा बताओ, हर्ष के बारे में सबसे बढ़िया से जानकारी कौन देता है? हेनसेंग देता है। और बाण भट्ट। हर्षचरित्र कौन लिखा है? बाण भट्ट। कदम्बरी भी वही लिखा है। हर्षवर्धन को उपाधि क्या क्या है? तो हर्षवर्धन को उपाधि देखो, संलोकरापत। संलोकरापत मतलब संलोकरापत उसको बोलते हैं कि जो पूरा उत्तर भारत को जीता हो। सॉरी, दक्षिण भारत को नहीं जीता है, साउथ इंडिया को नहीं बताएंगे। तो इसके कारण इसको उपाधि मिलता है संलोकरापत। मगधाधीराज की उपाधि मिलता है। कल भी मगधाधीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये है मगधाधीराज, मगध को जीत लिया था। मगध बताए थे ना, बिहार के आसपास के क्षेत्र में। कल परम सौगात, परम सौगात उपाधि भी डालता है ये। परम सौगात मतलब कि हिंदू उपाधि है एक तरीके से। परम भागवत कल बताए थे, ये लोग विष्णु का पूजा करता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। शिलादित्य की उपाधि इसी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनसांग इसको बोलता है शिलादित्य। तुम लोग से कभी पूछा जाए शिलादित्य किसको बोला जाता है? हर्षवर्धन। किसको बोला जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी। लेकिन ये तो सकलोकरापथ का, सकलोकरापथ लिया था उपाधि, उत्तर भारत को जीता था। तो फिर दक्षिणापथ स्वामी लिया था ये? नहीं, ये नहीं लिया था। दक्षिण भारत को जो जीता था सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो लिया था दक्षिणापथ स्वामी का उपाधि। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। जब पुलकेशिन द्वितीय से एक झगड़ा होता है पुलकेशिन द्वितीय से, इसके लाइफ का और भी भयानक हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में। तो वो हार जाता है उसमें, हर्षवर्धन जब हार जाता है ना, तो उसी उपलक्ष्य में जो पुलकेशिन द्वितीय है वो परमेश्वर की उपाधि लेता है। हर्ष लिया था कौन? परम सौगात। अरे क्या लेता है? परमेश्वर। मैं ही ईश्वर हूँ, परम ईश्वर। हर्ष को हरा के कौन सा उपाधि लिया? परमेश्वर। अब हेनसंग देखो बताएं, हेनसंग क्या क्या बोलता है। हेनसंग, इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। पूछेगा भारत में यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है? ये भारत में कब आया? 629 में। कब आया? 629। कब तक रहा? 645 तक। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कौन है, कौन बताएगा? 606 से 647। 606 से 647, ठीक है। तो हेनसंग कब आया? 629। ये आया था स्थल रास्ता से आया ही भारत में, और भारत स्थल रास्ता से भारत आया था, ठीक है ना। और याद रखें कि भारत जब आया ना तो ये 2 बार लुटा गया था हेनसंग को। इसको जान उनका डर, सबका डर हो गया था, ठीक है ना। हेनसंग फाइयांस से अधिक विस्तृत और विश्वसनीय विवरण देता है। मतलब तुमसे पूछा जाए ना कि हेनसंग बढ़िया से लिखा भारत के बारे में कि फाइयान, हेनसंग, तभी तो इसको यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। ये बोले यहाँ पे जो टैक्स है 1/6 लिया जाता है। हेनसंग ने ही शूद्रों को किसान बोला ना, कि जो छोटा जाति का लोग हैं वो लोग भी किसानी करता था।
अब मेगास्थनीज भी एक बार बताए थे, मेगास्थनीज आया था कब, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बहुत 2 दिन पहले पढ़ाए थे इसके बारे में। ये 1/4 टैक्स के बारे में बोला था, जबकि हेनसंग कितना बोल रहा है? 1/6। बहुत बढ़िया, 1/6। सिंचाई यंत्र हम कल बताए थे, अरगट्टा। इस सिंचाई यंत्र का नाम बोलता है रहत, ठीक है ना। हेनसंग ने हर्षा को क्या बोला था, बताते रहे, चुपचाप रहेगा। मेरा ही नाम से संबंधित है, शिलादित्य। प्रयागराज में एक महामोक्ष परिषद हुआ था, जैसे कुंभ मेला जो लगना स्टार्ट हुआ नहीं, हर्षवर्धन से भी जुड़ा हुआ है इसका कहानी मेला का। तो महामोक्ष परिषद प्रयागराज में क्या था, उसका वर्णन बताएंगे। हेनसंग भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, कहाँ पहुंचा होगा? कश्मीर। कहाँ पहुंचा? डायरेक्ट बिहार में आ जाएगा। अच्छा, चाइना से वैसे को क्या? कश्मीर गया, फिर उसके बाद कहाँ गया? थानेश्वर, हरियाणा। पुष्यभूति था यहाँ पे, हरियाणा। फिर मथुरा गया कृष्णा जी के पास, फिर कन्नौज गया, फिर अयोध्या गया, फिर श्रावस्ती गया, फिर राजगीर भी आया, नालंदा भी आया, असम भी गया था, ये असम भी गया था, उड़ीसा गया था, अमरावती, कांचीपुरम। कहाँ गया? सबसे पहले कहाँ आया? कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, श्रावस्ती, राजगीर, नालंदा, असम, उड़ीसा, अमरावती, कांचीपुरम। हेनसंग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। हेनसंग भारत को क्या बोलता था पता है? बता, क्या बोलता था? इनटू, क्या बोलता था? हिंदू की जगह इनटू, हिंदू की जगह इनटू बोलता था हेनसंग। अफायन भारत को क्या बोलता था? यिनटू। क्या बोलता था? यिनटू बोलता था किसको? भारत को। यिनटू बोलता था फायान। बोलता था यहाँ पे सूती वस्त्र का लोग बहुत कपड़ा पहनता है। मथुरा रेशम सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के लिए ना काश्रोई शब्द एक प्रयोग करता है। भारत में महिला पर्दा प्रथा में रहती है, इसका जिक्र करता है। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है कि महिला सती हो जाती है। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी है, मांस मछली नहीं खाते हैं। लग रहा खुद नहीं खाता है तो देख लिया ऐसा, मुत्तू के पास चल जाता तो पता चलता है इसे। बोला 7वीं सदी में पाटलिपुत्रा का महत्व कम हो गया। हर्षा प्रशासन नालंदा का विस्तार से। ये भी पाटलिपुत्रा के बारे में, पटना के बारे में ना उतना कुछ नहीं बोलता है। पटना के बारे में सबसे बढ़िया से बात बताया हुआ है कौन? मेगास्थनीज, समझे? हर्षा का साम्राज्य विस्तार। हेनसंग के अनुसार हर्षा के साम्राज्य में क्या क्या शामिल था? तो देखो, पंजाब शामिल था, हरियाणा के बगल में पंजाब शामिल होगा कि नहीं होगा? मालवा शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? मालवा में कौन सा शासक है जिसको हर्ष हराया? देवगुप्त था ना, जो मालवा का ही था। देवगुप्त जो था वो कहाँ का था? मालवा का ही था देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ का था? मालवा का। अब बंगाल शामिल होगा कि नहीं? बंगाल में किसको हराया था? बहुत बढ़िया पकड़ रहा तू, शशांक हो रहा है। मिथिला का क्षेत्र मतलब हम लोग के इधर दरभंगा, वो भी जीत लिया था। उड़ीसा इसका सबसे आखिरी अभियान है, कलिंग अभियान। अशोक भी किया था, आखिरी अभियान अशोक का भी कलिंग है, हर्षवर्धन का भी है। मौकड़ी में होगा कि नहीं? मौकड़ी तो जीजा के उसके मरने के बाद तो गया ना, साथ में शासन किया, तो होगा। थानेश्वर होगा कि नहीं? कन्नौज के मौकड़ी वंश दोनों नाम में किए। थानेश्वर भी होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो वहाँ पे पुष्यभूति वंश था। राजस्थान भी जीता, बिहार में भी, बिहार का भी क्षेत्र भी जीता, यूपी का भी जीता। क्या क्या शामिल नहीं था? तो देखो, असम होगा, असम कामरूप, असम से दोस्ती किया था भास्कर बर्मन से, शामिल नहीं किया था। कश्मीर में नहीं कुछ है, कश्मीर में लेकिन गया था, लेकिन कब्जा नहीं किया। कश्मीर में सबसे पहले हेनसांग आया था। और कश्मीर से ना बुद्ध भगवान का दांत लेके आया था। बुद्ध भगवान मरने के बाद उनका दांत था, वो लेके आया था कश्मीर से। गुजरात शामिल करेगा? क्यों? गुजरात में कौन है? चुपचाप रहा था। गुजरात में कौन था उसका? गुजरात बल्बी के मैत्रक, ध्रुव सेन द्वितीय,
अपनी बेटी का विवाह कर दिया था, तो कैसे शामिल होगा? तो असम, कश्मीर, गुजरात शामिल नहीं था, याद रहेगा। फिर से यहाँ देखो, हर्षद साम्राज्य दक्षिण भारत में नहीं फैला था। अब बताइए सर, ये उत्तर में तो ये पूरा भारत है, तो यहाँ तक तो सब जीत लिया पूरा, दो तीन वो को छोड़ के, ये नीचे भी क्यों नहीं जीत पाया? तो देखो यहाँ पे वो नदी था जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे वो शासक रहता था जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक है जिसका नाम है द्वितीय। यहाँ पे रहता था हर्षवर्धन। अपना दुश्मन को हरा के अब इसी से इसका पंगे था हर्षवर्धन का। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। इस दोनों में लड़ाई होता है, लेकिन बेचारा इस बार हर्ष क्या होता है? हार जाता है। हर्ष क्या होता है? हताश। हार जाता है। और ये पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो इस कौन उपाधि लेता है? परमेश्वर। एक बार जब हार गया ना पुलकेशिन द्वितीय से, बहुत बुरी तरीके से हार गया था हर्ष। हमको भी माया लगता है क्यों हार गया। तो उसके बाद ये दक्षिण भारत को जीतना ही छोड़ दिया, नर्मदा नदी सीमा बना लिया। इस सब बात का उल्लेख कौन बोलता है? हान सिंह। रवि हेनसन तो बोलता ही है। और रवि कीर्ति का ए होल अभिलेख अभी बताए थे, रवि कीर्ति वो बोलता है, ठीक है ना। लेकिन जो बाण भट्ट है, इसका जो दरबारी लेखक है, इसका खाली प्रशंसा करता है, ये बात नहीं बोला है कि राजा हार गया है, ठीक है ना। वो खाली अच्छा अच्छा बात बोलता है, हारने वाला बात नहीं बताया था। कब युद्ध हुआ था इस दोनों के बीच? 618 में। कब हुआ था? 618। अभी 3 जो डेट बताएं, बताओ। चल लास्ट में डेट पूछेंगे तुमसे रिवीजन के समय। फिर गुजरात में बल्बी का युद्ध होता है, ये तो बताइए, ध्रुव सेन द्वितीय से, ठीक है। हर्षवर्धन का अंतिम अभियान कौन है, कोई पूछे तो? कलिंग। कलिंग, उड़ीसा वाला। उससे वहाँ का राजा था माधव राजा सेकेंड, माधव राजा सेकेंड। हर्षवर्धन कश्मीर पे आक्रमण किया था? हाँ किया था। वहाँ का राजा था दुर्लभ वर्मन, लेकिन उसको मिलाया नहीं। वहाँ से सिर्फ क्या किया, बुद्ध भगवान का दांत उससे लेके आया था, उसको मिलाना नहीं था। बुद्ध भगवान का बहुत प्रेमी था, बुद्ध भगवान का दांत वहाँ पे गड़ा हुआ था, तो उसको लेके आया था, ठीक है। लेकिन इसको प्रत्यक्ष तौर पे इसको मिलाया नहीं, ठीक है। तो लोग भी बुद्ध भगवान का भक्त हो जाएगा ना हमारे साथ रहते रहते हैं। फिर से हर्ष ने किस राजा की सहायता से गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था? बता दे। फिर से बोलिए। शशांक को किसकी सहायता से पराजित किया था हर्ष? बी से कुछ नाम था, असम का था। हाँ बहुत बढ़िया, देख कितना तेज हो रहा है तुम लोग रे। असम का भास्कर बर्मन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से हर्ष कहाँ का प्रमुख शासक था? ऑप्शन दे रहे हैं, पाटलिपुत्र, कन्नौज, थानेश्वर। कन्नौज का बाद में बन गया, तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भी प्रयास। हर्ष के समकालीन शासक असम में कौन था? भास्कर बर्मन। कश्मीर में कौन था? दुर्लभ बर्मन, भास्कर बर्मन, ये तो इम्पोर्टेंट है। और उड़ीसा में कौन था? माधवराव सेकेंड। गुजरात के बल्लभी में कौन था दामाद बनाए? ध्रुव सेन द्वितीय। चालुक्य शासक जिससे हार गया था साउथ में, पुलकेशिन द्वितीय। बंगाल में कौन था? शशांक। पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और मालवा में कौन था? देवगुप्त। मालवा को जीत लिया था। हर्ष के समय राजधानी कहाँ पर था? हर्ष के समय पुष्यभूति वंश का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। कहाँ था? कन्नौज। पुष्यभूति वंश का राजधानी। कौन पुष्यभूति वंश का राजधानी था? तो पहले कौन था? अगर ऑप्शन चुनने के लिए, कन्नौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र। पहले कौन था? थानेश्वर। पहले थानेश्वर था ना, उसके बाद वो अपने बाद कहाँ चला गया? कन्नौज, जीजा के बदले बहन के साथ मिलकर शासन किया। बताओ, हर्षवर्धन अच्छा लग रहा है ना तुम लोग को? अच्छा, हर्षा किस राजा की मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का शासक बना? बताओ ध्यान से सोच के, इधर मत देखो, ऊपर देखो। गिरिवर्मन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, शशांक, राजश्री। अरे यार गजब कर दिया यार, राजवर्धन पूरा दिमाग में घुस रहा है। और उसका भाई जो मर गया था उसके बाद ही ना बना था, बड़ा भाई के बाद। गजब है तुम लोग, लेकिन सही नहीं है। फिर से यहाँ पे है। अच्छा ये बताओ, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है? बताए तो 606 से 47। 6 से 647। अब तुम बोली कितना साल तक शासन किया था? 41 साल, घटा लो ना। अब उसके बाद जो है
इसका ये कितना साल की उम्र में? 16। 16। हेनसांग का टाइम पीरियड क्या है भारत में? हाँ बताए 618 से 629। 629। हाँ वही 629 से 645। 645 ये हेनसांग का है। 618 में भी कुछ था ना? 618 में क्या हुआ था? पुलकेश 2 से हारा था। पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। अब है हर्षवर्धन के समय नालंदा का क्या हाल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सबसे ज़्यादा फेमस नालंदे हैं। बल्बी भी है लेकिन सबसे ज़्यादा तक्षशिला भी था लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस नालंदा है। हेनसांग कब आया था नालंदा? भारत आया 629 में, नालंदा गया 637 में। नालंदा में ये 5 साल तक पढ़ाई किया था जाके। कौन? हेनसांग। नालंदा को उल्लेख फाहियान किया था? नहीं, फाहियान के मरने के बाद नालंदा कुमारगुप्त बनाया था। तो नालंदा का उल्लेख हेनसांग और इत्सिंग किया हुआ है। इत्सिंग भारत कब आया था? तो 670 में। हर्षवर्धन के भले हेनसांग के बहुत बाद, मतलब लग रहा है हर्षवर्धन मर उड़ गया तो उसके बाद आया था। ठीक है ना।